हरियाणा में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि गानों को लेकर, खासकर जो सिंगर हैं, जो गन कल्चर, बदमाशी पर, अब हरियाणा सरकार ने भी एक कदम उठाया है कि अब उनके गाने बैन हो रहे हैं क्योंकि उससे युवा कहीं ना कहीं नहीं, ये प्रभावित रहते हैं। अच्छा स्टेप है, मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि इससे हकीकत में जो 14 से 20 साल के 18 साल या 15 साल, 10 से 15 या 20 साल तक के जो युवा हैं, उनके ऊपर हकीकत में गलत इफेक्ट तो पड़ता ही है। कि जो ये सिंगर जो ये प्रमोट कर रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं लगता आपको कि एक्शन होना चाहिए भाई, कि आप खुलेआम ऐसे ब्रेटा का नाम ले लेते हैं? एक्शन हुआ तभी तब ये गाने बैन हो रहे हैं। जैसे विनेश फोगाट हैं, उनको भी अब सरकार की तरफ से सम्मान राशि दे दी गई, प्लॉट दे दिया वो अब गया। नेता बन चुकी हैं। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ, नेता बनने के बाद क्या वो वाला भाव खत्म हो जाता है क्या? अगर ये स्पोर्ट्समैन थे, स्पोर्ट्समैन में रहकर इन्होंने आज से पहले, कई दिन पहले एकेडमी खोल लेनी चाहिए थी। अब ये ऐसे बोल रही हैं भाई हाँ मैं ये इनकी वो एकेडमी खोल लूँगी। अब इतने तो पैसे खेल के भाई समाज ने भी, उससे पहले सरकार ने भी पैसा तो बहुत दे रखा है। क्या यही 4 करोड़ मिले हैं क्या? पैसा तो बहुत पहले ही बहुत मिल रहा है। वो क्यों नहीं, उनकी कभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर हरियाणा। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो कि अगर बात की जाए तो उनकी जो करियर की शुरुआत है वो शुरू हुई खेल से। अब वो पुलिस प्रशासन में है, ना सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि अब एसीपी रैंक पर भी हैं। और आपको बता दें कि जब वो खेल से जुड़े हुए थे तो अर्जुन अवार्डी रहे हैं। हमारे साथ एसीपी दिनेश कुमार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन खबर हरियाणा में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा सवाल तो यही है कि आपने अपने करियर की शुरुआत की 2001 से। उस समय जो आपकी उम्र थी 13-14 साल रही होगी। जी। तो वो तो काफ़ी एक छोटी उम्र रहती है, लेकिन आप जिस आते हैं इलाके से, मिनी क्यूबा जिसको कहा जाता है, बिल्कुल। तो क्या तब से ही ठान लिया था आपने कि हाँ मुझे जाना है तो इसी क्षेत्र में जाना है? देखिए, मेरा बड़ा भाई था तनेज पाल, जो कि खुद इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। तो वो प्रैक्टिस किया करते तो उसको वैसे नेचुरली देखने जाते थे। तो धीरे धीरे फिर हमने मन बनाया, मैंने भी। और फिर उसी टाइम 2002 में वो जॉब लग गए थे। तो हमारा हरियाणा ऐसा है था बिल्कुल कि हार्ड वर्कर हैं। तो हमें उसी को देखते हुए वहाँ प्रैक्टिस की, भाई हाँ भाई चलो नौकरी मिलेगी यार, भाई लग गया तो मैं भी लग जाऊँगा। इसी कारण मैंने भी बॉक्सिंग स्टार्ट करी और फिर आगे से आगे एम मिलता रहा और उसको पूरा करते रहे और आगे खेलते रहे। तो आप खेलते रहे, इंटरनेशनली भी काफ़ी एक्लेम्ड हैं। तो कौन सी छवि ज़्यादा आपको पसंद आती है? क्योंकि एक तरफ है इंटरनेशनल खिलाड़ी और दूसरी तरफ है दबंग पुलिस वाले। दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस है दोनों का। स्पोर्ट्स का है वो अपनी मेहनत, अपने शरीर की पूरी मेहनत करनी पड़ती है, इस कारण है। पुलिस का है, पुलिस के अंदर भाई पब्लिक को भी डील करना है, अधिकारियों को भी डील करना है। तो एक्सपीरियंस दोनों का अलग अलग है, मगर अच्छा लगा, बढ़िया है दोनों में। वहाँ भी धीरे धीरे सीखते गए और आगे बॉक्सिंग में आगे बढ़ते रहे। अब ये पुलिस में हूँ, इंस्पेक्टर मैं 2000 पुलिस फील्ड में 2017 में आ गया था। उसी से अब लगातार फील्ड में अपना अच्छा काम कर रहा हूँ। तो लोगों की प्रतिक्रिया है वो भी बहुत अच्छी मिल रही है। एक आपकी अगर बॉक्सिंग करियर की सी अब शुरुआत करते हैं, 2008 में आप ओलंपिक में गए, आप वहाँ पे बाहर हो जाते हैं क्योंकि 28 दिन बाद वहाँ पता चला कि भाई आप जो अल्जीरिया के बॉक्सर थे उनसे आपका सीधा साधा सामना था, वो जिसने आपको हराया, फिर आपसे उनका सामना हुआ और फिर आपने 1-1 में फिर एक तरीके से उनको मात दी। 2008 ओलंपिक था मेरा, इतना बड़ा जो टूर्नामेंट है, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा कि उससे पहले इतना बड़ा टूर्नामेंट कोई खेला नहीं था। हरियाणा में नेशनल खेल लिया, वो अलग चीज़ थी। नर्वसनेस थी सर उसको लेके? नर्वसनेस नहीं थी, वो जो हम टीवी पे जो दूसरे स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं, जैसे आप लगाओ बोल्ट, हुसैन बोल्ट है, या स्विमर हैं, या बास्केटबॉल प्लेयर हैं, वो हमने हमेशा टीवी में ही देखे थे। तो जब ओलंपिक में जाके देखा, वो हम जहाँ खड़े हैं वहीं वो खड़े हैं, तो उस टाइम ऐसा एहसास हुआ था मैं इतने बड़े लेवल पर आया हूँ। तो वैसा एक्सपीरियंस नहीं था। तो उस टाइम मैं अल्जीरिया, मेरी सेकंड बाउट में ओलंपिक में अल्जीरिया से आ रहा था। वही 28 दिन के बाद वर्ल्ड कप में उसी बंदे को हराकर मैंने ब्रोंज 3rd पोजीशन हासिल
की थी और हराया भी बहुत ही अच्छी तरह था। उसकी मैंने 2 काउंटिंग कराई और 8 या 9 स्कोर से मैं जीता। प्रेशर था सर, क्योंकि एक बार आप हार कर आए हुए हैं, फिर दोबारा उसी से ही मुकाबला है, प्रेशर कहीं ना कहीं था। हरियाणा वाले प्रेशर ना मान्या करते जी। हरियाणा वाले तो मानो एक बार तो लेकर गया, अब की बार देखेंगे। ये भी अब वही बात है, तो वहाँ हार गए थे, मैं अब की बार देखूंगा इसमें। तो इसी कारण फिर और जोश के साथ और अग्रेसिव हो गए उसके साथ खेला था और मैं वहाँ जीता। लेकिन जब आप जीते उसके बाद आपने उसको डबल चेक भी कराया। हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही है हमारे इसमें। तो जीतने के बाद एक सोचे थे मगर यार ये टाइम उस टाइम होता और मैं जीत जाता तो क्या पता ओलंपिक में मेडल आता और अलग रुतबा होता। सर एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है कि जब आप अपने बॉक्सिंग करियर में थे, एक NIS पटियाला का बड़ा केस है जो सामने आया, जिस पर आप पर हमला हुआ, तो क्या उस चीज़ का आपको पता लग पाया? कौन थे हमलावर, कौन आया, क्या मतलब पूरा प्रकरण क्या था वो, अगर आप बता पाएँ? प्रकरण में जैसे मैं, विजेंद्र और जय भगवान तीनों, हम जैसे हमारी मधुबन पुलिस एकेडमी है, तो आई थिंक उस दिन संडे की आई रात थी वो, तो हम सैटरडे को मधुबन आए हुए थे किसी हम वापस हम अपने NIS पटियाला आए, रात को करीबन 11 बजे आए थे हम। बिल्कुल अच्छी तरह थे हम, आराम से अलग अलग रूम हैं उनमें अपने अपने सो के जाके। 11:15 बजे मेरे को होश आया है, मुझे ये तो पता ही नहीं किसी ने मेरे ऊपर अटैक किया है या किसी ने क्या किया है। मेरे यहाँ से सारा खून था, मैं फिर जाके जय भगवान को उठाया, मैं यार पता नहीं किसने किया, मैं तो ये तो फिर बाद में वापिस एक बार मेडिकल जाके वापिस आके देखा तब रूम की हालत देखी है। तो गद्दा मेरा कितना मोटा गद्दा होता है, वो सारा खून से नीचे टपक के फर्श पे भी खून आया हुआ, इतना खून निकला हुआ था। तो ये क्या आपसी रंजिश भी होती है कैंप्स में, अगर बात की जाए? मेरी आज तक तो वैसे किसी के साथ तू की भी लड़ाई नहीं है। मैं बहुत ही सॉफ्टली और एक फ्रेंडली व्यवहार का आदमी हूँ। तो मेरा चाहे ऐसा होता है, ऐसे हादसे कई हैं जो मैं गिनवा सकता हूँ कि आपस में जो ओपोनेंट हैं वो आपस में अपने जो प्रतिद्वंदी है उनसे बातें भी नहीं करते, भाई कहीं मौका मिले तो मारपीट। ऐसा एक हादसा अपने हिसार में जूडो का लड़के थे 2 पार्टनर, उसने अपने पार्टनर की हत्या भी कर दी थी, मगर मेरा ऐसा व्यवहार था ही नहीं। मैं उस चीज़ को तो मान ही नहीं सकता। मतलब कि सिलेक्शन का जुनून कह ले खिलाड़ियों में, कि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा होता है कि अगर कोई उभरता हुआ सितारा आ रहा है तो उसको कैसे डाउन किया जाए, तो ये सारी चीज़ें फेडरेशन के अंदर देखने को मिलती हैं। देखिए हर रंजी पता नहीं कि हर कोई ये सोचता मैं कैसे ऊपर आऊँ, तो उसके लिए श्याम दाम दंड भेद सब कुछ लगाने की कोशिश करते। तो इसी का मगर मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि मेरी आज तक का रिकॉर्ड है, मेरा ना कभी किसी का लड़ाई झगड़ा में कभी होती कभी आपने नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, आपने जानने की कोशिश नहीं की कभी? जैसे अब तो कोशिश पुलिस की, में वहाँ है, तो सब है। मुकदमा भी दर्ज हुआ था। वहाँ से फिर स्पेशल हमारे जो NIS की जो स्पेशल जो कमेटी होती, जांच कमेटी, उन्होंने भी जांच की थी। वहाँ क्या था, जहाँ तक थोड़ी बहुत हमारी सोच है, वहाँ उस टाइम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मजदूर तबका था और चोरी वोरी तो हुई थी पैसे वैसे। अब क्या पता वो एक ड्रामा बनाया होती या वो ऐसा हो सकता है, मगर पता नहीं लगा कुछ। पुलिस की नज़र से देखे तो ड्रामा था या नहीं था? नहीं, ड्रामा नहीं था, हकीकत थी। नहीं मतलब कि मतलब चोरी दिखाना। हाँ वो अब देखो क्या हो सकता है, मगर ऐसा है था नहीं, ये है तो अगर चोरी का ही हो सकता है। अच्छा, एक से ये भी बड़ा देखने को मिलता है कि जैसे जो बॉक्सर होते हैं भाई, जब तक खिलाड़ी हैं ठीक है, मतलब एक एग्रेशन तो बॉक्सर में रहता ही है अंदर से। तो कभी जैसे अब आप बता रहे हैं कि जैसे कभी ये इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो क्या आमतौर पर भी लड़ाइयों में मतलब बॉक्सिंग का वो एक जुनून निकल के आ जाता है सामने की? बहुत ज़्यादा पंगे मत लेना हमसे, हम हैं बॉक्सर। नहीं कई। अब हमारा जय भगवान है, वो छोटे वेट का था, 60 किलो का है। या जितेंद्र है, वो 48 kg में खेला करता। तो हम चलते थे, मैं विजेंद्र चारों जाते, रोड पे कहीं झगड़ा होगा वो है ना, तो पहला सब चल गया, उसने देख कर जय भगवान को या जितेंद्र को मारते, वो जाते उनके पास जाते, वो मार अपने पंच को मार देते, पंच मारते पर बाद में पूछते मखन, वो बोलते हैं ये तो हल्के थे, हम तो ज़्यादा सोचे इनने देख लिया। उन्हें ये नहीं पता बॉक्सर है। तो मतलब बॉक्सर्स को भी अपना कहीं ना कहीं कूल काम तो रखना पड़ता होगा ना, जब आप जा रहे हैं सड़कों पर,
पेशेंस तो रखना पेशेंस जरूरी है, रखना ज़रूरी है, बहुत खिलाड़ी रखते के हैं, नाते भी। बिल्कुल। क्योंकि ना हमारे जो पंचीज हैं, एक तो हमें पता है टारगेट कहाँ होता है, एक हमें एक्यूरेसी का पता है, ये पता है कहाँ से बंदा है वो नॉकआउट होगा या गिरेगा, तो शरीर के हर पॉइंट का पता कहाँ लग कर किसके कितनी चोट होगी। तो आप, आपके दोस्त विजेंद्र, अखिल, तो इनमें से तीनों में से बेहतर किसका बाउट आपको, अपना अपना भी है, आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, किसका बेहतर बाउट लगता है? टेक्निक और शार्पनेस से देखे तो विजेंद्र है। विजेंद्र को। हाँ, स्पीड और एक्सपीरियंस ज़्यादा के उसमें देखे तो अखिल है। और जब यंग एज में होंगे तब तो अब जैसे आपकी पर्सनालिटी है, विजेंद्र भी अच्छे खासे अब फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, अखिल भी साथ में है, तो कैसा था वो युवा वाला एक दौर जो जब तीनों निकलते थे बॉक्सर दो साथ में? वो तो अब सोचने का फायदा ही नहीं, वो आ ही नहीं सकते, नहीं तो हम तो सोचते वो दिन वापिस आ जाए, मगर जो दिन चले गए वो वापिस नहीं आते। जो जवानी के दिन है वो तो अलग ही थे। हाँ। एक जो सबसे ज़्यादा मुद्दा आपका जुड़ा है, जब आप बॉक्सिंग में थे, पदक आप जीत रहे हैं, उसके साथ एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ, कुल्फी वाला रेसलर। ये कहानी जो दिनेश है ना, वो मेरे साथ ही खेला करता है, मगर वो इतना ऊपर नहीं जा सका। वो नेशनल भी एक दो बार ही खेला है और है भी गरीब। ये किसी साउथ का चैनल था, उसने कोई एक ये वीडियो देख ली, वो आइसक्रीम बेच रहा था, उसके पिताजी का आइसक्रीम का काम था। तो अब बॉक्सिंग में काम नहीं, वो सोचा भाई पिताजी का ही, वो किसी मीडिया वाले ने देख लिया दिनेश, वो ये दिनेश वही है। क्योंकि उसकी लगभग, जब मैं भी छोटा था, हमारी आपस में फेस से सिमिलर था, तो उसी ने फिर वो लगा दी भाई ओलंपियन दिनेश कुमार। भाई सरकार, अब पता सरकार को, रिपोर्टर मीडिया वाले तो घेरने को तैयार ही होते, भाई इनको कुछ नहीं दिया, ये आज भी आइसक्रीम बेचने पे। घर वालों के फ़ोन आए कि कहाँ कुल्फी बेच रहे हो? बहुत रिश्तेदारों के बहुत फ़ोन आए हैं। बोले कहाँ कुल्फी का कब से कारोबार चालू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें सर आपके साथ रही। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है सर, देखिए आप खुद भी एक युवा हैं, हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं और अब पुलिस प्रशासन में भी हैं। यहाँ पर अब काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पे एक गन कल्चर, बदमाशी भरे गाने, गालियाँ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई हैं हरियाणा में। अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं, ये मगती प्योर हरियाणी बोलूँगा तो आपने बिनू लगा जो गाली देना आ रहा मन। हाँ, लैंग्वेज है हमारी हरियाणवी ऐसी। अब नहीं क्या पर अब तो करें, गानों में भी सर यूज़ हो रहा है। अगर आप बोल नहीं तो हम कर- प्यार है वाले खड़ी शब्द बोली, लेकिन प्यारी भी खड़ी लोगों को बोली सुनने बोल का भी रहे हैं, मन मगर करता है। आम जो पढ़ा लिखा है या जो कोई दिल्ली या साउथ के लोग हैं जिनको हरियाणवी नहीं पता, उनको तो ये लगता है गाली दे रहा है हमारे को। क्यों ऐसा लगता है जैसे गुस्से में बोल रहा है, तेज तेज बोल रहा है, आवाज़ वैसे ही नेचुरल ऐसी आवाज़ है, तो सबको यही लगता है जैसे गालियाँ दे रहा है। गानों मगर का, ऐसी आपको नहीं गानों है। का शौक है? नहीं, गानों का एंटरटेनमेंट में कहीं नहीं? नहीं गाने तो नहीं, मगर वैसे फिल्म वगैरह ये तो देख लेते हैं। अब जैसे हरियाणा में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि गानों को लेकर, खासकर जो सिंगर हैं, जो गन कल्चर, बदमाशी पर, अब हरियाणा सरकार ने भी एक कदम उठाया है कि अब उनके गाने बैन हो रहे हैं क्योंकि उससे युवा कहीं ना कहीं नहीं, ये प्रभावित रहते हैं। अच्छा स्टेप है, मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि इससे हकीकत में जो 14 से 20 साल के 18 साल या 15 साल, 10 से 15 या 20 साल तक के जो युवा हैं, उनके ऊपर हकीकत में गलत इफेक्ट तो पड़ता ही है। प्रभाव पड़ता है? आप बिल्कुल पड़ता है जी, क्योंकि हम देखो पुलिस फील्ड में भी हूँ मैं, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि कोई फेसबुक पे अपने बंदूक ली, किसी चाहे दोस्त की ली, वो करके अपने फ़ोटो, कोई कितने आप ऐसे इंसिडेंट देख लो ना, कितने हुए हैं, सर मजाक मजाक ऐसे में तो चलाते हैं पुलिस वो वालों कई। की भी रील आई है ना, जो थानों में इन्हीं ऐसे ही गानों पे डांस करते हुए रील बनाते हुए नजर आए हैं। बहुत ही कम होंगे अगर आई हैं, मगर उनके ऊपर फिर एक्शन हुआ है। नहीं देखो, जो अगर समाज को कोई चीज़, पुलिस भी अगर समाज को गलत कर रही है तो उसके ऊपर भी बिल्कुल खिलाफ एक्शन होता है, बहुत बड़ा एक्शन होता है पुलिस का। तो जो अगर पुलिस में रह के पुलिस की छवि खराब कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो पुलिस प्रशासन बहुत बड़ा एक्शन लेता है। अच्छा, एक आप एक्शन की बात कर रहे हैं, ये जो गाने जैसे हरियाणवी गाने हम देखते हैं, इसमें जैसे गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, यहाँ पे गन्स लहराते हुए नजर आते हैं,
लेकिन जब वो रील में आता है तो चलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वाकई जो ये सिंगर जो ये प्रमोट कर रहे हैं उनके खिलाफ नहीं लगता आपको कि एक्शन होना चाहिए भाई, कि आप खुलेआम ऐसे ब्रेटा का नाम ले लेते हैं? एक्शन हुआ तभी तब ये गाने बैन हो रहे हैं। इससे ज़्यादा और बड़ा एक्शन क्या है? गाने पे उतना उन्होंने बेचारे ने पैसे लगाए, इतना कुछ किया, रहा वो गाना बैन हो गया, नहीं चल रहा, और सही चढ़ने के बाद वो वापस बंद हो रहा है उसका, तो इससे बड़ा और एक्शन क्या होगा? ये सही है, अच्छा है, मगर मैं तो यही कहूँगा हरियाणा सिंगरों को भी कि भाई थोड़ा आप भी यूथ की तरफ देख के ऐसे गाने गाइए ना आप, जिससे यूथ आपके से मोटिवेट हो। बहुत तरह के गाने हैं, बहुत तरीके के गाने हैं। हाँ, वैसे गाने गाएं, वो गाएं। सर क्योंकि आप ट्रैफिक में हैं, आप देखते होंगे कि यहाँ पर अब जैसे जितने भी अब युवा हैं, अब एक लगता है कि शो ऑफ का कल्चर आपको, मतलब हरियाणा में खास तौर से महंगी गाड़ियाँ, फिर ये ऐसे गाने जो और प्रभावित कर रहे हैं, तो सड़कों पर आप देखते हैं कि मतलब ऐसे स्टंटबाजियाँ और ये सब भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसकी रोकथाम के लिए क्या आप कदम उठाते हैं? मैंने बहादुरगढ़ में इतनी रोकथाम की थी, मैं किसी ने, मेरे ख्याल से हरियाणा में किसी ने नहीं की होगी। मैंने एक तो ये ब्लैक फिल्म जो नई था, जैसे गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनमें ब्लैक फिल्म लगा के और फिर उड़दंगबाजी करते हैं। एक जैसे ये बुलेट पटाखा जो वो गोली से भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। मेरा एक यही वो था कि मैं इनको ही नहीं छोड़ूंगा, मैंने ये कि कभी नहीं छोड़े। तो मतलब ब्लैक फिल्म में चाहे पार्षद का चाहे बेटा भी आ जाए, उस चक्कर में मैं एक बार ट्रांसफ़र भी जा चुका हूँ। तो वही जानना चाह रही थी, मतलब ये ट्रैफिक पुलिस के लिए सर, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई आप ट्रैफिक कंट्रोल करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी होता है कि जानता है मैं कहाँ से हूँ। ये होता है प्रेशर, मगर मानने के ऊपर बात है। अब देखो, अब हम पुलिस फील्ड में आया हूँ, तो मेरा जो कर्तव्य, जो पुलिस का असली काम है, हम वो काम कर रहे हैं। आज के टाइम, आज के दिन भी मैं बहादुरगढ़ में काम कर रहा हूँ, तो आप ये मान के चलिए 98% पब्लिक है वो मेरे काम से खुश है, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो ये नहीं है भाई ये तो है बेचारा गरीब और ये अमीर है, भाई ये इसमें पावर वाला, ये मेरा नुकसान करवा देगा, और ये है ये कुछ नहीं कराएगा, इसको रगड़ दे। नहीं, मेरे लिए वो भी ऐसा ही है, और अमीर है वो भी ऐसा ही है, चाहे वो सिफारशी हो। क्या है, ट्रांसफ़र करा दी थी, वापस आ गए, फिर कराएंगे, फिर आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद दोबारा कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए? नहीं, अभी तक तो हुए नहीं है, बाकी देखते हैं, अपना काम है, मगर काम हमारा वो मैं काम, इसीलिए स्पेशल यहाँ बहादुरगढ़ का, जो आप भी कभी गए होगे बहादुरगढ़, वहाँ इतना भीड़ भाड़ का इलाका है। क्यों? एक तो सारे मजदूर तबके वहीं हैं, ऊपर से बाज़ार है, बाज़ार में का जो इंक्रोचमेंट है वो बहुत ज़्यादा है बहादुरगढ़ में, तो उसको ही कंट्रोल अब हम करने लग रहे हैं। मेरा मानना है मोस्टली 60% 65% अभी कंट्रोल हो गया है धीरे धीरे लोगों को, क्योंकि कई कई साल से बहादुरगढ़ सबसे बना, उससे आज तक ऐसा कोई काम करने वाला हुआ ही नहीं, तो थोड़ी उनकी भी आदत सी बनी हुई है, उस आदत को मिटाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। जी, एक ही आप कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों में फ़र्क नहीं करते, चाहे अमीर हो गरीब हो, भाई आपको तो अपना एक फॉलो करवानी है जो भी गाइडलाइंस है, लेकिन ऐसा भी होता है कि लोगों की मानसिकता ट्रैफिक पुलिस के लिए क्यों नहीं बदलती हुई नज़र आती? क्योंकि चाहे हम किसी भी राज्य की बात कर लें, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, चालान कट गया, ये होता है कि ठीक है कुछ दे दो आगे, नक्की कर लेंगे, आगे चले जाएंगे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की जो छवि है वो अभी तक नहीं सुधर पाई जैसे सुधरनी चाहिए थी? देखो, सुधरी हुई है, मगर पब्लिक को अपना माइंड भी तो चेंज करना पड़ेगा। आप ठीक ठाक तरीके से चलिए, आपसे कौन मान लो मैं चलान ही कर रहा हूँ, भाई आप अपना चलान बचवाने के 2000 चलान, आप बोलोगे भाई सर 500 ले लो, ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो जब हम आपको टोकना पड़े? लेकिन लोगों को भी तो ये लगता है कि दे देंगे तो निपटारा भी हो ही जाएगा हमारा। वो था पहले टाइम पे, अब नहीं होता, मेरे पास तो होता नहीं, मैं तो सीधा ही भैया जो कार्रवाई ही करूँगा। हाँ, तो ये छवि हम बदलने लग रहे हैं, हमारे अधिकारी ऐसे ऐसे आए हुए हैं, अभी हमारे आईजी हैं 20-30 बालन जी, ऐसे साफ छवि के, ऐसे कड़क अफसर, मज़ा आता है ऐसे ऐसे अफसरों के पास ट्रेनिंग यानी कि ड्यूटियाँ उनके साथ मिलकर ड्यूटी करने का।
एसपी हैं मयंक मिश्रा जी, अभी न्यूली शायद एक दूसरी या तीसरी पोस्टिंग है। मगर कोई एक आदमी ऐसा तो बोल के दिखा दे भाई मेरे यहाँ चाय भी पियो। तो ऐसे अफसरों के साथ हमें, जब हमारे को कोई तंग ही नहीं करेगा तो हम क्यों ऐसा का वो होगा। मजा आता है ऐसे अफसरों के साथ अच्छा, मैंने आपकी सर कई ऐसी वीडियोस भी देखी जो आप खुद ही सड़कों पर निकल जाते हैं, एक्शन मोड में आ जाते हैं, तो मतलब वो चीज़ को लेकर भी आप इंजॉय करते हैं कि सड़कों पे एक लोगों से इंटरेक्शन होता है आपका और अच्छा लगता है कि ठीक है। ये 2-3 चीज़ इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। फिटनेस बनती है, अपने वॉकिंग करता हूँ। ये मीडिया वाले और जैसे कई यूट्यूबर वो भी आते हैं, सर आप तो 2-2 किलोमीटर पैदल चलवा दो हमने। वहाँ यार अच्छी बात है, टाइम पास भी है, अपना बतलाते जाओ, अपना काम भी होता रहेगा और शरीर की फिटनेस भी बनी रहेगी। फिटनेस में हरियाणा पुलिस कहाँ खड़ी होती है? फिटनेस में ठीक है। देखो पुलिस का फिटनेस बिगड़ने का एक ही कारण है सबसे बड़ा, जो मैं अपनी, क्योंकि मेरे को फिटनेस से ज़्यादा मेरे ख्याल से नॉर्मल पुलिस वाले को नहीं पता हुआ जितना मेरे को पता है। मैंने एनालाइज किया, मैंने खुद भुगता है। जो पुलिस का शेड्यूल है खाने का, अगर वो सही ठीक रह जाए तो पुलिस जैसे आप देखते ना मोटे मोटे पेट वो नहीं मिलेंगे। मेरा खुद का, यहाँ मैं पुलिस इंस्पेक्टर था बहादुरगढ़, मेरा खुद का वज़न 118 किलो हो गया था। मैंने फिर वज़न कम किया, मैं 106-7, अभी मेरा 6-7 है। मगर मतलब आप एक तरीके से इन्फ्लुएंसर का भी काम करते हैं? हाँ, वो हुआ ऐसे, क्योंकि देखो आप ना पुलिस है, पुलिस की नौकरी ये तो है ना, आपका भी टाइम फिक्स है भाई, सुबह 9 बजे आए, 5 बजे हमारी छुट्टी। मगर हमारा ना कोई वीकली रेस्ट तो अभी दे रहे हैं, वैसे ना हमारा कोई टाइम 24 घंटे भी है, 48 घंटे भी हैं लगातार। तो यही कारण है। और अच्छा, दूसरा मोटापा का कारण क्या है, जैसे सुबह का खाना है, सुबह का खाना तो हम खाते हैं, शाम को टाइम ही नहीं मिलता पुलिस को, शाम को 3 बजे, और शाम का खाना फिर खा लेते हैं शाम को 7 ही बजे। तो सर लोग कहते हैं मोटापे का कारण मोह माया भी है? नहीं, गलत है बिल्कुल। मोह माया नहीं, ये मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा जी, मोह माया। पुलिस में मोटापे का कारण अपना शेड्यूल बदलने पर है, क्योंकि मैंने खुद ने एनालाइज किया है। आज मैं सुबह 10 बजे ड्यूटी पर आता हूँ, तो 10 बजे मैं खाना खा के आता हूँ। अगर नहीं खाया तो मैं दिन में कुछ और खा लेता हूँ, मगर पेट भर के खाना नहीं खाता। इसी कारण एक दिनेश जी, आपने ये जो बात कही कि जो भी पुलिस वाले जो हैं कभी 24 घंटे 48 घंटे, और वाकई हम देखते हैं कि कभी भी कोई बड़े इवेंट्स होते हैं, त्योहार होते हैं, जब सब लोग अपना, पुलिस के तो त्योहार भी रोड पे ही बनते हैं, कहाँ बनते हैं आप तो आप ये बताओ ना, पुलिस अपने परिवार के साथ कोई खुशी शेयर हुई है? मैंने आज तक मैंने 2016 में आया था मैं, उसके बाद मैंने कोई ऐसे मेरा त्यौहार नहीं, कभी कभार कोई मना लिया त्यौहार, वो भी क्या पता 2 घंटे के लिए मनाया हो। जो सही इंजॉय करते त्यौहार वो पुलिस नहीं करती किसी बच्चे अपने परिवार के साथ। उनका परिवार फिर वही आम जनता ही है, उनके साथ ही रहना पड़ता है। अफसोस होता है सर इस बात का? होता भी है, मगर क्या करें, जॉब है, हमारा फर्ज है, वो भी निभा रहे हैं क्या। लेकिन एक स्टडी आई थी सर, जिस तरीके से पुलिस वालों की खासकर अगर बात की जाए, क्योंकि शिफ्ट आवर्स इतने बड़े होते हैं, सोने का वक्त नहीं मिलता है, खाने का वक्त नहीं मिलता है, जैसे आप बता रहे हैं, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, ये आपको भी देखने को मिलता है, या आप फील करते हैं कि जो बाकी भी आपके कैडर के लोग हैं, क्या ये? मैम, ये हकीकत में है। आप आंकड़े उठा के देखो, 1 साल में आदमी पुलिस वाला कितना डिप्रेशन में आके, किसी ने फांसी लगा के सुसाइड की है, किसी ने गोली मार के सुसाइड की है, इंक्लूडिंग IPS अफसर भी ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेशन से, क्यों, इधर डिपार्टमेंट का प्रेशर, घर ना जाए तो घरवाली का प्रेशर, आते नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मगर पता तो नहीं है ना भाई हमारे ऊपर कितना प्रेशर, हमारे ऊपर कितनी दाब है, ये कोई नहीं समझता ना, ज़रूरत तो वही है। और प्रेशर की आपने बात की सर, मैं एक वो आपकी पोस्टिंग ज़रूर इस पर बात करना चाहूँगी जो आपकी सिरसा में हुई, पंचकुला में भी, जब आप यहाँ पे ये राम रहीम का जब पूरा किस्सा हुआ, पंचकुला में घर तक जला दिए गए, वो क्षण या वो वाली स्थिति कितनी आपके लिए एक चैलेंजिंग थी एज अ पुलिसमैन? देखिए, मेरी लगभग अधिकारी को ये पता है कि अगर दिनेश ड्यूटी पर है
तो पूरा दिलो जान से ड्यूटी करता है। सिरसा में राम रहीम के केस से पहले मेरी पहली पोस्टिंग पुलिस ज्वाइनिंग की सिरसा की ही है। मैं 2015 में सिरसा अंडर ट्रेनिंग गया था, तो उस टाइम हमारे एसपी श्री अश्वनी सैन भी हुआ करते। उन्होंने मैं SHO लगाया था और उन्होंने मेरे को यही बोला था, भाई आप काम करके दिखाओ। अच्छा, एक और चीज़ होती है, स्पोर्ट्समैन का क्या है, लगभग अफसर यही सोचते यार ये तो खिलाड़ी है, इसके कहाँ बस की होगी, कहाँ वो काम। मगर जिस अधिकारी ने पहचाना है ना, उसने एक स्पोर्ट्समैन के ऊपर जितना विश्वास किया, इतना अपना जो जर्नल पढ़कर जो जवान या पुलिस में लगा ना, उससे ज़्यादा विश्वास हमारे ऊपर किया है। अच्छा, मेरी मतलब क्या फाइटिंग स्पिरिट की वजह से आप कह रहे हैं कि जैसे एक फाइटिंग स्पिरिट रहती है, नहीं, challenges देखो लेने का खिलाड़ी, शौक होता है हाँ ये आपको? बात, हाँ, खिलाड़ी है वो हर चैलेंज से निकल सकता है। बॉक्सिंग में थे, बिल्कुल। 3-4 पार्टनर आते हैं, अलग अलग तरह के चैलेंज बनते हैं। वैसे ही पुलिस में आप जैसे मैं अभी ट्रैफिक में ही हूँ, ट्रैफिक में मेरे को एक दिन में कम से कम भी 200 आदमी मिलते हैं, उनके साथ बहस होती है। 200 दिमाग हो गए, मैं कौन, मेरा एक ही दिमाग। तो इन चीज़ों से लड़ने में हम जो स्पोर्ट्समैन हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, कई छोटे भी मुलाजिम या बड़े भी अफसर हैं, वो क्या है, हम हैं जो बॉक्सिंग में ही है, मैंने पंच माना है ओपोनेंट के, सेकंड की भी मिली सेकंड में मैं ये भी डिसीजन करूँगा, अगला का पंच भी बचाऊँगा और उसको लेके फिर मैंने कौन सा मारना है वो भी मारूँगा। कितना छोटा शॉर्ट टाइम के अंदर मैं इतना बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ। तो यही चीज़ जो डिसीजन की जो वो सेंस है, डिसीजन सेंस है, वो भी फील्ड में, जो पुलिस फील्ड में तो बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई मैंने डिसीजन क्या लेना है। अगर वो स्पोर्ट्समैन एक ऐसा है जो एक ठोस डिसीजन बहुत ही छोटे टाइम में ले सकता हूँ। इसीलिए मेरे को राम रहीम के केस में भी स्पेशल, मैं पोस्टेड था अम्बाड़ा था और हमारे अश्वनी सैन भी थे सोनीपत, उनका तुरंत ट्रांसफ़र किया था सिरसा, क्योंकि सिरसा उनकी जॉब उन्होंने कर रखी थी। उन्होंने सिरसा ज्वाइन करते सबसे पहले पूछा दिनेश कहाँ है, नहीं सर उसकी तो ट्रांसफ़र हो रही है। फिर उन्होंने IG से बात करके मेरी रात मेरी ट्रांसफ़र करवाई। हालांकि मैं उस टाइम US से था, US से मेरे पास फ़ोन आया, कहाँ है, मैं सर मैं ना, पहली फ़्लाइट कब मिल सकती है, मैं सर पता करनी पड़ी। तो बोला फटाफट पहली फ़्लाइट पकड़ के आ, अपना ट्रांसफ़र लेके सिरसा ज्वाइन कर। मैं तुरंत रात भाग गया था। उन्होंने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे राम रहीम का एक वो हो गया और मामला बिगड़ेगा, क्योंकि वो 27 तारीख को नहीं 25 अगस्त की बात है। 25 समर्थकों से भिड़ना कितना वो था आपके लिए, मतलब क्योंकि एक पूरा हुजूम ऐसा था कि जो पंचकुला की तरफ आया, अटैकिंग मोड में आया। तो हालात ऐसे बुरे हालात थे मेरी ज़िंदगी मैंने आज तक नहीं देखे होंगे। अगर उस टाइम भी अगर मैं खुद ने डिसीजन लिए थे, हमने खुद ने, मैं जैसे ओवरऑल मेरे को लगा रखा था, मेरे पास जवान थे 5 महीने कमांडो, न्यू कमांडो मैंने अपने साथ थे, हथियार थे और अगर दिनेश जी आप ये बता पाएं कि मतलब वहाँ तो हजारों की तादाद में समर्थक लाखों में थे, हाँ। तो आपके पास कितनी एक यूनिट थी जो उन हजारों या लाखों समर्थकों से भिड़ रही थी? हमारे पास तो जो हमने फोर्स बुला बाहर से आर्मी तक, ITB BSF CISF और इंक्लूड आर्मी भी बुला रखी थी। क्योंकि वो क्या था, एक बंद एरिया, कुछ लिमिट एरिया के अंदर 8 से 10 लाख आदमी थे। अगर वो एकदम इकट्ठे आदमी हैं, वैसे अगर शहर में तो कहीं कहीं से आएंगे, वो तो उनको तो काबू पाया जा सकता है। मगर जो 8 लाख या 5 लाख आदमी जिनका माइंड सेटअप एक ही माइंड सेट हो रहा है कि भाई हमारे बाबा या राम रहीम को इस डेरे से बाहर नहीं निकलने देंगे, तो कितने आदमी हैं वहाँ पे? इतनी तो पुलिस भी नहीं है हमारे पास। कितनी पुलिस है हरियाणा में, कितनी है? 54-55 हज़ार बस पूरे हरियाणा में, और वो 5 लाख आदमी। तो बाहर से ही फोर्स बुलाई थी। अगर उस टाइम भी हम, यही बात आएगी ना डिसीजन वाली, अगर उस टाइम भी मैं डिसीजन नहीं लेता, हम फायर हवाई फायर, तो उस टाइम पूरा सिरसा चलना था।
अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक इतनी अग्रेसिव हो रखी थी। अच्छा, फिर वही बात है, वो नशेड़ी न हमें लड़कियां 16-16, 17-17 साल की लड़कियों की जेब से हमें ये ड्रग्स मिली हैं उस टाइम। अच्छा, हम्म। तो ये तो काफ़ी अब ज़्यादा आप एक बात तो मैम, आप जैसे हम हैं, मैं दिन में ज़्यादा नहीं तो 500 आदमियों से तो बातें करता हूँ। मेरे साथ तो एक भी आदमी नहीं रहता होता। अब वो 5 लाख आदमी को कैसे काबू कर रखा है? इतना ही शक्तिशाली होते तो ये आरोपी लगने ही नहीं देते। सर, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट लगता है जिसको याद करके वाकई दिमाग कभी झंझना जाता है, या कभी लगता है कि ये मतलब ये जाता ही नहीं जहन से मेरे? हाँ, ये जैसे एक तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो नहीं कई बार सोचता हूँ, क्योंकि वहाँ से मेरा स्पोर्ट्स कैरियर ख़त्म हुआ था। और उस टाइम हुआ था जिस टाइम सिलेक्शन कमेटी भी ये बोल के गई थी कि विजेंद्र से पहले अगर मेडल आएगा तो दिनेश का आएगा। अगर वो थोड़ा अब बता उस पाए टाइम कि मेरे हाँ। कोच, जो मेरा बेसिक कोच है और जो हमारा बॉक्सिंग का बेसिक कोच तो हमारा जगदीश भिवानी, जिससे मैंने ANR सीखा है, ठीक है। और फिर ABCD सिखाने वाला हमारा चीफ कोच है गुरबख्शी संधू। वो भी मेरा हालत देख के मैं देख रहा था, वो बेचारे कोने में होकर रोने लग रहे थे। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात उस पूरे एक्सीडेंट में तो ये देखने को मिली कि सिर्फ आपको ही चोट आई। और हाँ, 5 थे हम गाड़ी में। हाँ हाँ। ड्राइव तो मैं ही कर रहा था, मगर गाड़ी देख के कोई नहीं बोल सकता कि गाड़ी में कोई बच्चा भी होगा, मगर सिर्फ मेरे और किसी खरोच तक भी नहीं आई थी। और सिर्फ आप ही इंजर्ड हुए थे हाँ उसमें। बिल्कुल, मैं ही हुआ था। मेरा यहाँ से हाथ टूटा था और ये यहाँ से टूटा, प्लेट है ना। मैंने वो उसके बाद भी हिम्मत की है, करी है बॉक्सिंग में। नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ। एक जैसे आप कहते हो कि गिव अप नहीं करते आप, तो एक शायद गुवाहाटी का मेरे को जहाँ तक याद है। गुवाहाटी, हाँ, हाँ जी। वहाँ सिल्वर आया था। और फिर उसके बाद मैं वर्ल्ड पुलिस में 2017 लॉस एंजलिस खेल रहा हूँ, उसमें गोल्ड आया है। और आपका ये बयान भी था कि अगर मैं बॉक्सिंग छोड़ूंगा भी तो कोई ना कोई मेडल लेके, गोल्ड ले गए, मेडल नहीं, गोल्ड ले गोल्ड लेकर। हाँ, फिर वहाँ सपना मेरा पूरा हुआ। वहीं से मैंने फिर मीडिया में अनाउंस कर दिया था, भाई अब मैं नहीं खेल सकता। मेरे नए जो जूनियर हैं वो आगे आए, और जो मैंने यहाँ इस वेट में जितना मैंने किया है, मेरे से ऊपर करके दिखाएं। सर, एक आपने जो अभी बहुत अच्छी मतलब बातें की आप शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा एक लोगों को अभी परेशान करने वाली बात है हरियाणा में, ख़ास तौर से युवाओं के लिए, नशा, ड्रग्स की जो आप बात कर रहे हैं। हरियाणा में पहले ऐसा चलन देखने को नहीं मिलता था। हाँ, पड़ोसी राज्य पंजाब में ज़रूर आता था, लेकिन अब जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है हरियाणा में, ये क्या कारण लगता है आपको ग्राफ कि युवा मैम, सारे ये क्या यूथ था, मतलब उसी में ही जा रहे हैं? पंजाब और राजस्थान तो था ही, मगर हमारा सिरसा पतियावाद भी था। क्योंकि मैं देखो 2016 में मैं सिरसा नौकरी की है, तो वहाँ मैंने देखे हैं बच्चे हमारी एज के, हमारे जैसे नहीं हैं। उनके बूढ़े हैं, वो उनसे ज़्यादा जवान हैं। वहाँ इतना नशे का इतना बुरा प्रकोप है। और अभी तो चलो हमारे CM साहब हैं, अपने सैनी साहब ने अभी रिसेंटली साइक्लोथॉन भी उन्होंने 4-5 दिन पहले ही हमारे झज्जर से निकली है। अभी तो शायद मेरे ख्याल से करनाल जा चुकी होगी। तो पूरा प्रदेश में उन्होंने साइकिल यात्रा के से एक मैसेज, नशे के खिलाफ मैसेज अच्छा है। सर, लेकिन हो रहा है सिचुएशन डेवलप। चैलेंजिंग है, क्योंकि पंजाब तो वाकई इससे जूझ रहा है और अभी तक उबर भी नहीं पाया है, और अब ये स्थिति हरियाणा में देखने को मिल रही है। नहीं देखो, हरियाणा में है, मगर जैसे CM साहब इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ऐसे ही आगे भी करते रहे, तो मेरे ख्याल से इसको हम काबू पा लेंगे। मेरी तो सरकार से यही है, भाई आप इसमें कुछ न कुछ लेके आएँ, ताकि हमारा हम सहयोग बिल्कुल देने को तैयार हैं। और आगे भी मैं तो खुद अभी IG साहब ने स्पेशल हमारे को सभी ACP और DCP को वो दे रखे हैं, हर रोज़ एक विलेज टूर करना है। विलेज टूर में भाई आपराधिक की ना करें और मेन नशा ना करने के लिए युवाओं को और बड़े पंचायत है उनको जागरूक करने के लिए हर रोज़ एक विलेज हम कर रहे हैं। ये आप विलेज की बात कर रहे हैं सर, अब ये भी देखने को मिलता है कि जैसे ठेके हैं, कई गाँव में ठेकों पर हमने देखा कई वारदातें होती हुई देखी,
वहीं लड़ाई हो जाती है, वहीं गोलियां चल जाती हैं, तो वो भी एक कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक कारण हो रखा है कि भाई आपसी रंजिश और मतलब ये नशा ही है जो काफी मामले ग्राफ भी उठा रहा है क्राइम का हरियाणा में। बिल्कुल नशा। अब ये बताओ ना, नशा ये थोड़ी है कि भाई कहीं पेड़ के लगा हुआ तोड़ा और अपने कर लिया। इसको भी तो करने में पैसा यूज है। पैसा आएगा कहाँ से? भाई माँ बाप ने जो कमा रखा, कितने दिन, महीना 2 महीना उसका कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? क्राइम की तरफ ही जाएंगे। या तो चोरी करेगा, या स्नैचिंग करेगा, या लूट करेगा। तो ये नशे से ये है, तो ये तो है ही भाई, अपराध ज़्यादा बढ़ रहा है। सर ये युवा कहीं ना कहीं आपको होते हैं, रूबरू होते हैं ऐसे नशे वाले जैसे आप बता रहे हैं, तो एक मतलब कैसे उनको पूरा ट्रीट किया जाता है? जैसे आपने सपोज आप जैसे बता रहे हैं कि कुछ लड़कियां आपको मिली, अब वो इतनी ज़्यादा यंग एज में होते हैं, तो फिर उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, कहाँ रखते हैं, मतलब क्या प्रोसीजर रहता है सर उसका? देखिए, ये अपने है सेंटर हैं नशा छुड़वाने के, वहाँ जाते हैं। मगर मेरा मानना ये है, जो मैंने देखा है, नशा ऐसे नहीं छूटेगा। नशे के लिए उनको साइकोलॉजी मजबूत करना, जो एडिक्ट है उसको साइकोलॉजी मजबूत, माइंड से उसका माइंड मजबूत करना पड़ेगा, तभी छूट सकता है। आप ये सोचते हो कि भाई हाँ चलो इसको हॉस्पिटल में, कहाँ नहीं मिलता नशा। जेल है, कितने कितने वर्ग में होती है। हाँ यही तो बात है कि करप्शन की अगर बात की जाए तो जेलों के वहाँ भी अंदर मिलता है। हाँ। जहाँ हम नशे के लिए, जिसको हम ये नशा उसमें डालते हैं हॉस्पिटल जो में, रिहैबिलिटेशन जो हाँ होते हैं। हाँ। वहाँ भी मिलता है। अच्छा तो रोकथाम कहीं नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि मतलब रिहैब्स में भी मिलेगा, जेलों में भी कई मिलेगा? कारण है मैडम। हाँ जी। हम जैसे किसी नशेड़ी को पकड़ लाए, ले आए, नहीं देंगे, मगर क्या है, उसका जब तक नशे का 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के बाद उससे रहा नहीं जाएगा, वो ऐसी हालत हो जाएगी, लकवा अटैक भी आ सकता है। इनको अगर उसको नशा नहीं देंगे, मर भी सकता है। मैं सिरसा नौकरी किया, हम जैसे कई बार पकड़ के लाते थे, कोर्ट में पेश किया, कोर्ट बोलता नहीं इसको ना 10 दिन का रिमांड देता हूँ, इसको पकड़ के जहाँ से ला रहा उसको, माँ सर 1 दिन का दे दो। क्यों? माँ जी मर जाएंगे, मरे बस आप भी ना पूछोगे हमारे पे भाई पुलिस ने मार दिया। क्यों? वो तो एडिक्ट है, उसको तो जब ये तोड़ लगती है तो मैं इतना बुरा, लाखों से पानी, मुंह से झाग। बिल्कुल, अगर हम तो यही चाहेंगे कि हरियाणा से इसकी जल्दी से रोकथाम हो। बिल्कुल होगी, और हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। लगभग अभी बहादुरगढ़ में भी, अपने झज्जर जिले में भी आई थिंक ना 40-45 गाँव नशा मुक्त हो चुके हैं। हाँ, कोशिश है, कर रहे हैं, होगा। सर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपके बहुत ही अच्छे यार सर विजेंद्र कुमार की अगर ये बात करें, तो यहाँ पर बॉक्सर को हमने देखा राजनीति में जाते हुए, रेसलर्स को हमने देखा राजनीति में जाते हुए, आप आ गए पुलिस प्रशासन में। कभी दिल में इच्छा आती है कि हाँ मैं जो काम शायद या बंद कर, जो काम मैं यहाँ पर नहीं कर पा रहा वो शायद राजनीति में जाके कर लूँ? ऐसा होता है राजनीति के अंदर, जो पुलिस के नहीं, फील्ड में आके जो काम कर रहे हैं उसके अलग, थोड़ा राजनीति में और ज़्यादा भी काम कर सकते हैं। ऐसा है, समाज सेवा भी बहुत अच्छी है राजनीति। ऑफर आते हैं सर आपको? नहीं, अभी तक मैंने मूड तो नहीं बनाया, बाकी आगे पता नहीं क्या करना, क्या होगा, जो किस्मत में हो वही मिलेगा। बाकी करनी समाज सेवा ही है। अच्छा। हाँ, अपने लिए कर लिया, नाम कर लिया। तो बेहतर क्या लगता है आपको कि राजनीति में ज़्यादा रह के आपको लग रहा है कि सेवा हो पाएगी, या वो प्रेशर कम है, मतलब वजह क्या है? राजनीति मजबूत है हमारे संविधान में। अब मैं राजनीति, एक बात बताओ आप, नेता आदमी एमएलए कौन बन जाता है? 5वीं फेल भी एमएलए बन सकता है। और एक एलएलबी पीएचडी किया हुआ आईपीएस, जिन्हें ये टेस्ट क्लियर करके लगा हुआ है, और वो देख लो एक नेता जो बिल्कुल अनपढ़ गवार हो, और उनसे दबकर वो कुछ भी करवा सकता है। यहाँ तक तो आपने तो रील भी माफ़ी की आपको बनानी पड़ गई थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया जब सफाई देने की बात हाँ आई। हाँ, तो मजबूत हमारे संविधान में नेता लोग बहुत मजबूत हैं।
ज़्यादा वो आपको लगता है। अच्छा, एक चीज़ सर ये भी मगर देखने नेता ऐसे भी हैं, बहुत हैं ऐसे कि जो समाज के लिए कर रहे हैं। हम सब देखो, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, बिल्कुल। तो हर नेता भी खराब नहीं, हर पुलिस वाला भी खराब नहीं। ये तो सर्कल है, ये एक बंद गढ़ा है, उसमें हर क्या पता क्या निकला। एक सर आप समाज सेवा की बात करते हैं, अब हमने देखा कि कितने बॉक्सर रेसलर जब सम्मान राशि उनको दी जाती है, ऐलान तो बड़े होते हैं कि भाई हम अपने एक एकेडमी में लगा देंगे, नई प्रतिभाओं को सामने लेकर आएंगे, लेकिन क्या वाकई वहाँ पर वो पैसा यूज़ होता है? क्योंकि अभी भी देखा हमने, जैसे विनेश फोगाट हैं, उनको भी अब सरकार की तरफ से सम्मान राशि दे दी गई, प्लॉट दे दिया वो अब गया। नेता बन चुकी हैं। तो मैं यही जानना चाह रही वो हूँ, नेता आपको बनने के पता बाद क्या है, वो वाला भाव खत्म हो जाता है क्या? माइंड सेटअप चेंज हो जाता है। अब वो उसको जो गाइड भी करने वाले हैं, वो स्पोर्ट्समैन था जब, तो उसको खिलाड़ी देखकर, खिलाड़ी के हिसाब से ही उसको वो गाइड किया करते। अब वो नेतागिरी में आ गई हैं, तो वो आम आदमी नहीं, उसको नेता लोग ही मिलेंगे, नेता की तरह ही गाइड करेंगे, और वो उसका माइंड सेटअप भी वही बनेगा। अगर ये स्पोर्ट्समैन थे, स्पोर्ट्समैन में रहकर इन्होंने आज से पहले, कई दिन पहले एकेडमी खोल लेनी चाहिए थी। अब ये ऐसे बोल रही हैं भाई हाँ मैं ये इनकी वो एकेडमी खोल लूँगी। अब इतने तो पैसे खेल के भाई समाज ने भी, उससे पहले सरकार ने भी पैसा तो बहुत दे रखा है। क्या यही 4 करोड़ मिले हैं क्या? पैसा तो बहुत पहले ही बहुत मिल रहा है। वो क्यों नहीं, उनकी कभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुई। और जो वाकई जो गरीब खिलाड़ी हैं, जिनके पास जैसे जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं रहते, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या मतलब आप लोग भी जाते हैं, आप नहीं, लोग भी मदद करते नहीं, हैं? देखो स्पोर्ट्समैन को बढ़ावा देने के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा, सभी जो खिलाड़ी, बड़ा भी खिलाड़ी होगा, चाहे आप विनेश को भी लगा लो, आज अगर विनेश के पास कोई गरीब खिलाड़ी जाएगा, मुझे नहीं लगता कि विनेश उसकी मदद नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, और सब करते हैं। आपको पता है, क्यों हमें पता है, स्पोर्ट्स आपको किसी ने, बड़े बूढ़ों ने कही है, एक खिलाड़ी और एक कैदी की जेल कटवाना घर खिलाने के बराबर है। घर बर्बाद हो जाता है उसमें, खिलाड़ी बनाने में, और एक कैदी को जेल कटवाने के लिए, और उनके खिलाड़ी तो घर खा ही बनेगा, तो घर खाना पड़ता है, घर खाना पड़ता है। हाँ। और एक चीज़ सर, जैसे आप ये चीज़ें बता रहे हैं कि भाई खिलाड़ियों का, मैं एक बारी दोबारा मैं उस पर- अपनी रियल हाँ, बता रहा हूँ, मैं जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं कोई बनी बनाई बातें हाँ, नहीं नहीं, बता रहा, बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता है, जो मैंने देखा है वही बातें आ रही हैं मेरे मुँह से। नहीं, और ये भी सर अब शायद आपने वो फेस किया, और जो मैं अब आपसे पूछने जा रही हूँ कि वाकई जब ये बॉक्सिंग फेडरेशन में सिलेक्शन को लेकर अभी भी हमने हाल फिलहाल में देखा कि अब कई ज़्यादा सवाल ये भी उठ जाते हैं कि भाई बॉक्सिंग फेडरेशन में जो अब मुक्केबाजों को चुनना है, अब उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान आ जाता है, कि कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं कि भाई। अभी पता है अभी कंट्रोवर्सी का कारण क्या है? अब क्या हो गया, अब होगी बहुत सारी एकेडमी जिन्होंने लगभग अपना धंधा भी बना रखा है, अपना घर गुजारा कर रहे हैं। मेरा कोच था जगदीश, कोच था, सरकारी था, ये तो प्राइवेट एकेडमी है। उस बंदे ने अपनी नौकरी के पैसों से भी अपना घर नहीं चलाया। टीवी कल्चर कब से आया हुआ है आपकी नॉलेज में? इतना लाख, 1.5 पौने 2 लाख रुपये लेता, क्या वो एक टीवी नहीं खरीद सकता था? मगर मैडम हम गवाह हैं इस चीज़ के। 2010 में हमने लड़ाई करके उसके घर स्क्रीन वाला टीवी मंगवाया था। नहीं, उसके पास जो छोटा ब्लैक एंड वाइट टीवी है ना, 2010 तक तो हमारा देश कितना एडवांस हो चुका था। मगर पहले की उसने बात है, लेकिन स्पोर्ट्स, अब तो हम देखते उसने हैं कि सारा काफी- चीज, उसने सारी अपनी जो जमा जिंदगी पूंजी थी है, हाँ, स्पोर्ट्स सारी पर लगा ही दी। लगा रखी थी। लेकिन अब देखने को यही मिलता है कि भाई अब कई फेडरेशन वाले पर भी सवालिया निशान उठाते हैं कि भाई हमें आगे नहीं आने दिया जा रहा, हमारे साथ कहीं ना कहीं एक खेल भी हो रहा नहीं, है। जगह ये चीटिंग वाली बात है, नहीं होती। पता है क्या हो रहा है आजकल, ये प्राइवेट एकेडमी है, उनमें क्या है, हमारे टाइम पे कभी हमारे माँ बाप ने आज तक कभी सेंटर पे भी नहीं गए हुए, भाई वहाँ क्या है। और आज के टाइम पे उन एकेडमियों में जिन्होंने कैग तक का नहीं पता, वो वहाँ पे सीटियाँ बजा रहे हो, वो ये बोल रहे आप ऐसे पंच मारो, जिन्हें कोई पता ही नहीं, कभी ग्लव्स पहन के भी नहीं देखे, और वो बच्चों को क्या सिखा देगा आप ये बताओ। और
एकेडमियाँ इतनी होगी, अब किसी को हरा दिया ना तो पता है वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके माँ बाप भी जाते हैं वहीं पे। तो कोच अपना पीछा छुड़वाने के लिए ये बोल देता है, भाई आपका तो लड़का जीत रहा था जी, इसने चीटिंग करके दूसरा जिता दिया, अपना पल्ला झाड़ गया वो। कोच अपना वो जो सिलेक्शन कमेटी है उसके साथ लड़ाई गया। मैं खुद हरियाणा यूथ का चेयरमैन हूँ बॉक्सिंग का, और सिलेक्शन कमेटी का वाइस चेयरमैन हूँ। तो अब हमने सिस्टम वो सेटअप चेंज किया है, भाई फैमिली है आई है, देखो ना तो रिंग के पास जाएंगे, एक एरिया बना दिया, इससे बाहर रह के आप देखते रहो, मगर आप यहाँ नहीं आएंगे। कोच अपनी जिम्मेवारी भूलने लग रहे हैं ना, अपनी मजबूरी को अपनी कमी को बचाने के लिए इल्ज़ाम लगा देते थे सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, लड़का तो आपका जीत रहा था जी, क्या तो फ़ोन करवा रखा होगा, क्या सिफारिश लगा रखी होगी, ये चीज़ करके अगला साफ हो, एक अगला बिल्कुल क्लियर हो गया। भाई कोच ने तो बहुत मेहनत कराई थी, सिलेक्शन कमेटी वाले बेकार थे, तो ये काम हो रखा है। मैंने अभी 7-8 टीम बनाई होंगी अब तक जब से मैं बना हूँ। मैंने जिसने पंच मारा है उसी का सिलेक्शन किया है। किसी के मन में नूर रहेगी हो कि भाई ना जी मैं तो 2 राउंड हुए, मेरा तो शरीर ईब चाल लगा, मेरे 2 राउंड और करा दे। मैं 2 नहीं भाई, मैं तो खाली बैठा हूँ, 10 कर, तेरा पेटा भर जा, जो बढ़िया है वो अपना आप देख लेगा। सही तो मगर तसल्ली कर ले भाई अपनी, कै राउंड करने बता, 2 राउंड करा दिए, और करने हैं, हाँ जी और कर, 4 राउंड कर, और करने हैं, और कर। उन्होंने क्या टाइम में तो देखना है, घंटी बजानी, लड़ा घुसे तो खुदेगा, पेटा तो भर जाएगा। तो मैंने किए ऐसे सिलेक्शन और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मेरे सिलेक्शन किए वर्ल्ड कप जूनियर सब जूनियर वर्ल्ड कप में हरियाणा इंडिया टीम में हरियाणा के 9 ऐसे 12 में से 8 हरियाणा के, 4 बाहर के अदर स्टेट, और मेडल भी सिर्फ हरियाणा के। मेडल भी हरियाणा के हैं। एक सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि अब आप अभी भी जैसे पुलिस से जुड़े हुए ही हैं, तो ऐसे में अब क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं एक छवि की, तो ऐसे आपको कुछ अब लग रहा है कि हाँ पुलिस की तरफ से कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने की ज़रूरत है जिससे भाई अब हरियाणा पुलिस की जो छवि है, जो भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं लोग जोड़ के देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई पैसे दे दो निपटारा करो, ऐसे कुछ आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ आते होंगे मेजर्स जिसको आप सोचें कि हाँ ये हम कर लेते हैं, तो चलिए अब हरियाणा पुलिस जो है लोगों की नज़रों में एक भरोसा जता पाए। कोशिश है हमारी यही करने की, इसी पे हम काम कर रहा हूँ। बहादुरगढ़ में नाम पुलिस का, अगर पुलिस में देखो 58 साल पुलिस में ही रहना है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि हमारी पुलिस का ग्राफ नीचे हो, हमारी पुलिस की बदनामी हो। तो हमेशा यही मेरा एम है कि पुलिस का सिर हमेशा ऊपर रहे, और उसी के को देखते हुए मैं काम अपना जो काम है एक सच्ची भावना से मैं करने लग रहा हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। तो ये थे हमारे साथ एसीपी दिनेश, जिन्होंने पूरा खुलकर अपने मन की बात कही, बताया हरियाणा में ड्रग्स, गन कल्चर, बदमाशी, यहाँ तक कि फेडरेशन में भी क्या कुछ चलता है। तो आज खुलकर उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। कुछ ऐसे ही और इंटरव्यूज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए इन खबर हरियाणा के साथ।